खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू होने में अब 10 घंटे से भी कम वक्त बचा रह गया है। हालांकि नतीजों से पहले हंग असेंबली की अटकलों के बीच सीएम सिद्धरमैया की तरफ से उछाली गई दलित सीएम की थ्योरी ने सूबे की सियासत में दिलचस्प मोड़ ला दिया है। दरअसल सिद्धरमैया ने खुद कहा है कि कांग्रेस अगर उनकी जगह किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने की सोचती है तो वो इसके लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ने तक को तैयार है। इससे पहले कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा था कि उनके नाम पर विचार होना चाहिए और वो सीएम का पद इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो दलित हैं, बल्कि पार्टी के सीनियर नेता होने के नाते उनके नाम पर विचार होना चाहिए। उधर दलित सीएम के नाम पर जेडीएस भी कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए तैयार नजर आ रही है, तो उधर अपनी जीत के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा 130 सीटें जीतकर बिना किसी को साथ लिए सरकार बनाने और यहां तक कि ओथ सेरेमनी की डेट्स फाइनलाइज करने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक पर नजरें पूरे देश की हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को चुनाव हराकर पीएम मोदी इसे पीपीपी पार्टी बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक से जीत का सिलसिला शुरू करने के बाद कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। तो क्या दक्षिण का दरवाजा तय करेगा देश की सियासत का मिजाज? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कौन बनेगा कर्नाटक का किंग? किसकी बनेगी हुकूमत, कांग्रेस या फिर बीजेपी? इत्तेहाद के जोड़ तोड़ में सियासी लीडरान, हंग असेंबली की भी आहट, जेडीएस कांग्रेस इत्तेहाद की सुगबुगाहट। एग्जिट पोल ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की जो तस्वीर पेश की है, उस तस्वीर ने दो बड़ी पार्टियों की जीत की दावेदारी की हवा निकाल कर रख दी। कर्नाटक में मौलिक असेंबली यानी हंग असेंबली के आसार साफ नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर ने मुस्तकबिल के इशारे भी साफ कर दिए हैं। जेडीएस किसी भी कीमत पर सिद्धरमैया को हिमायत के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर कांग्रेस वज़ीर आला के ओहदे के लिए किसी और चेहरे को सामने लाती है तो जेडीएस फिर कांग्रेस की हिमायत के लिए सोच सकती है। उधर सिद्धरमैया के कुर्सी छोड़ने वाले बयान को इसी पस मंजर में देखा जा रहा है। अगर पार्टी किसी दलित को वज़ीर आला बनाना चाहे तो वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं सियासी मुबस्सिरीन सिद्धरमैया के इस बयान को जेडीएस से इत्तेहाद के तौर पर देख रहे हैं। कर्नाटक में सहरुखी मुकाबले की वजह से इख्तिदार हासिल करने के लिए जेडीएस का किरदार एक किंग मेकर का हो सकता है। I am not prepared to accept or reject anything. जेडीएस का किरदार कर्नाटक में जीत के लिए बेहद अहम है। दोनों पार्टियां हाँ या फिर ना के साथ नताइज के बाद जेडीएस की हिमायत के लिए अपने दरवाजे खुले रखना चाहती हैं। जेडीएस के साथ बीजेपी का साबिका तजुर्बा तल्ख रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ जेडीएस के आने में सिद्धरमैया रुकावट बन सकते हैं। सिद्धरमैया पहले जेडीएस के लीडर रह चुके हैं। देवेगौड़ा से नाइत्तेफाकी के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। सिद्धरमैया ने इख्तिदार की आहट और जेडीएस की हिमायत को देखते हुए ही अपनी कुर्सी छोड़ने की पेशकश की है। कांग्रेस का जो एक बड़ा दिल है, सिद्धरमैया जी का जो अपना एक बड़ा हृदय है, उसका परिचय दिया है। हालांकि जेडीएस के तर्जुमान दानिश अली ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए गए बयान पर तनकीद की है। एक बात साफ है कि 15 तारीख की दोपहर 1 बजे के बाद श्री सिद्धरमैया और श्री येदियुरप्पा दोनों को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। इन दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहा है। बहरहाल कर्नाटक इंतखाबात के नताइज से पहले ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कर्नाटक में किंग कौन होगा, हुकूमत कौन करेगा। अगर कांग्रेस बीजेपी अक्सरियत से दूर रहती है तो फिर ऐसे में जेडीएस की हिमायत किसे मिलेगी
ये अहम सवाल, क्योंकि वही बन सकता है फिर कर्नाटक का किंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या दक्षिण का दरवाजा तय करने जा रहा है देश की सियासत का मिजाज? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैनल से आपका तारुफ करा दूं, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलित थिंकर हैं। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद इकबाल साहब जो कि जेडीएस के सपोर्टर हैं, वो बैंगलोर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो भी स्टूडियो में आ चुकी हैं। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगी। लेकिन पहला सवाल अश्विनी उपाध्याय साहब, आपके लिए क्या मुश्किल भरी घड़ी है? क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे हैं कि भाई हंग असेंबली होने वाली है, किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिले इसके आसार बहुत कम है। और ऐसे वक्त में जेडीएस का कांग्रेस के पाले में जाकर खड़ा हो जाना और यह कहना कि अगर दलित सीएम बनता है तो हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। नहीं, पहली बात तो समीर भाई, मुझे लगता है कि ये सब बातें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जिट पोल जो आप लोग करते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, ऐसे हम भी एग्जिट पोल करते हैं। और हमने अपना जो ओपिनियन पोल किया और एग्जिट पोल किया और इंटरनल पोल किया, जो भी उसको हम आप नाम दे सकते हैं हमारे पोल को, वो हमने 222 सीटों पे किया है। हमने कोई 10, 20, 30 या 40 सीट पे नहीं किया है, बल्कि 222 विधानसभा सीटों पे किया है। और हर एक हमने मंडल वाइज किया हुआ है। हमारे जो यूनिट है वो मंडल की यूनिट होती है, बेसिकली जो ग्राउंड लेवल की। तो क्या कह रहा है आपका एग्जिट पोल, क्या कह रहा है? और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कर्नाटक की जनता, हमारा पोल ये कहता है कि हमें करीब 130-140 सीट मिलने वाली है, इससे कम नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, तो इसलिए इन सब चीजों की कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई जो है वो मतलब नहीं रह जाता। और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या येदियुरप्पा साहब का? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? वो कह रहे हैं मैं तो ओथ सेरेमनी की तैयारी कर रहा हूं, डेट फाइनलाइज कर रहा हूं। देखिए, जनता मालिक होती है और जनता का जो मूड है वो रैलियों से भांपा जा सकता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष और जो तीसरी पार्टी है जिसको जनता दल सेकुलर कहते हैं, उसके अध्यक्ष की अगर रैलियों को आप देख लें तो आपको एकदम जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा कि जनता का मूड क्या है। आप अमित शाह जी का रोड शो देख लीजिए, राहुल गांधी जी का रोड शो देख लीजिए, आप अमित शाह जी की रैली देख लीजिए, राहुल जी की रैली देख लीजिए, तो मुझे लगता है उससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने दिखाया भी है कि किस तरीके से लगभग 1:4 का रेशियो चल रहा था। जो क्राउड है, जो भीड़ आ रही है, जो लोग सुनने आ रही है, आम जनता, वो कहीं न कहीं 1:4 का रेशियो है। किसकी इससे रैली बड़ा में स्पष्ट है कि ये लोग जनता देख का चुके मूड क्या हैं। है। अब और किसके वैसे दिल भी में मैं कौन बता सा दूं नेता है, भाई, किसके दिल में कौन सी पार्टी है, ये भी कल पता चल जाएगा। राधिका हमारे साथ आ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। राधिका, ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी में नजर आ रहा है, समीर, मैं अपनी कि बात पूरी कर साहब लूं। कह रहे हैं कि भाई मैं तो ओथ सेरेमनी की तैयारी कर रहा हूं, डेट फाइनलाइज कर रहा हूं। सिद्धरमैया साहब का जो बयान है वो तो ये कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो हंग असेंबली की तरफ इशारा करते हैं जब वो ये कहते हैं कि भाई दलित सीएम बनाने के लिए मैं तैयार हूं, यानी जेडीएस हमारे साथ आ जाए। तो यानी आप लोग ये मान रहे हैं कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही, हंग असेंबली होने वाली है क्या? समीर जी, एक इंग्लिश में बहुत फेमस कहावत है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो भाजपा को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, कुछ घंटे की ही बात है, कब सब कुछ लोगों के सामने आ जाएगा। जनता थक चुकी है प्रधानमंत्री से पूछ पूछ के, 15 लाख कब आएंगे, नौकरियां कब मिलेंगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी, और चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, और महंगाई कब होगी, लेकिन प्रधानमंत्री से जवाब नहीं मिलता। इसीलिए कल जनता जवाब देगी, जनता जनार्दन जवाब देगी, और आप देखेंगे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और रही बात की सिद्धरमैया जी ने जो कहा, तो मैं सिद्धरमैया जी का बहुत ही ज्यादा मतलब तारीफ भी करूंगी इस बात की, और धन्यवाद भी करूंगी, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह बात करी, और उन्होंने अपने ऊपर पार्टी को रखा और कहा अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। नहीं तो इसका लेकिन ये भी तो मतलब होना कि पार्टी में खिटपिट चल रही थी इस बात को लेकर कि सीएम का दावेदार कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे,
बिल्कुल वो नहीं, करते कोई क्या? खिटपिट नहीं थी। हाँ। पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और पूरी पार्टी, चाहे वो सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस हो चाहे पूरे देश की कांग्रेस हो, पूरी पार्टी एकजुट है राहुल जी के नेतृत्व में। और कर्नाटक में भी उन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ा लेकिन है। एक और कल ऑप्शन आप रिजल्ट लोगों ने आएगा। अब सामने रख दिया है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सीएम की कुर्सी पर बैठाला जा सकता है और जेडीएस से सपोर्ट लिया जा सकता है, ये तो है ना? देखिए, ये सवाल, ये बात सारी कल खारिज हो जाएंगी जब हमारी क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगी और इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, प्रोफेसर देवराज सिंह, आपसे मैं बस ये जानना चाहूंगा कि ये जो दलित सीएम का शिगुफा छोड़ा गया है एन वक्त पर, नतीजों से जस्ट पहले, इसका क्या मतलब है? क्या क्या देख क्या रहे हैं इसके पीछे? मैं यहाँ पर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरफ से बात करूंगा जी, क्योंकि आज जो बात एक दिन पहले की जा रही है कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, हाँ। तो या तो ये है कि कांग्रेस को उस स्थिति में फुल मेजोरिटी का नहीं लग रहा है, कुछ स्थिति नहीं लग रही है। हाँ। उस स्थिति में वो एक गेम खेलना चाह रही है, क्योंकि पिछले 20 साल लगभग एक दलित उम्मीदवार थे जो चीफ मिनिस्टर की दावेदारी थे पहले। मुझे अभी मैं एक प्रोफेसर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था गुजरात चुनाव पर ही, मैं अब नाम भूल रहा हूँ इस समय, तो उस समय उसको हराया गया था। और ये जो ये जो इस समय के जो वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका ही उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट देना कि चीफ मिनिस्टर दलित आएगा तो दलित को हम बनाने के लिए तैयार हैं, तो एक पॉलिटिकल मुझे लग रहा है कि इसमें लग रहा है, क्योंकि इसमें जेडीएस, देवेगौड़ा साहब और सिद्धरमैया साहब के बीच भी तो 36 का आंकड़ा है ही ना। अब अगर जेडीएस सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी को, तो जाहिर है शर्त यह रहेगी कि सिद्धरमैया सीएम ना बने। ऐसे में आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े उम्मीदवार, बड़े दावेदार साबित हो सकते हैं? देखिए, खड़गे जी वास्तव में एक बड़े लीडर हैं। हाँ। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे केवल एक दलित के नाते सीएम नहीं बनाइए, मेरा जो कद है उस नाते मुझे सीएम बनाइए। हाँ। जो मैं जिस तरह से मेरी सीनियरिटी है, तो वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो जेडीएस है, उनके उसके दोनों हाथों में लड्डू है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो उनके जो पुत्र हैं कुमार स्वामी जी, तो वो पहले भी ये सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ठीक है। वाजपेयी जी किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? 17% दलित वोटर हैं कर्नाटक में, क्या दलित सीएम बन सकता है कर्नाटक में? ऐसे हालात बन रहे हैं? पोलिंग वाले डे तक तो सिद्धारमैया साहब को ही चीफ मिनिस्टर घोषित किया हुआ था। हाँ। और पोलिंग खत्म होने के बाद इस तरह की आवाज आने से क्या जाहिर होता है? हाँ। कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लूज कर गया है और उनको लगता है कि शायद हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही है। ये बड़ा साफ दिख रहा है। और लेकिन वो सरकार भी बनाना चाहते हैं। हाँ। तो उसकी तिकड़म में वो अभी से लग गए हैं। जबकि दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, वो कॉन्फिडेंट है अभी भी। उन्होंने कहा येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो उन्हीं के नाम पे मोहर लगा दी और ओथ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी गर्भ में है, कल 12 बजे तक सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन सिद्धांत कहां है? जनता को कहोगे कुछ और जैसे ही पोल खत्म हो जाएंगे उसके बाद करोगे कुछ। एक तरफ तो कांग्रेस दलितों की बात कर रही है, और 70 साल में दलितों को दिया क्या है? SC/ST एक्ट भी 89 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तब आया था। अभी राहुल गांधी का ट्वीट आया था जब दलित आंदोलन 2 अप्रैल को चल रहा है, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी SC/ST एक्ट भंग हो गया है, रद्द हो गया। तो दिखावे का प्रेम करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग भी दलित पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमारे नेता इतने बड़े दलित नेता हैं, उनके खुद के बयान आते हैं। तो जनता को गुमराह ना करें, कल 12 बजे तक रुक जाएं, उसके बाद सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है, मोदी जी के सामने ये राहुल गांधी कहां तक चल रहे हैं, कहां तक नहीं चल रहे हैं, फिर वही बात कर दी ना आपने ना। मतलब कर्नाटक का चुनाव हो रहा है और इसको आपने जंग बना दी मोदी वर्सेस राहुल गांधी। अरे तो राहुल ही प्रचार कर रहे हैं, वहां के नहीं कर रहे। हाँ। तो सिद्धारमैया तो सेकंड सीट पे बैठे हुए थे। हाँ। सारी कमान राहुल गांधी ने संभाली हुई थी। हाँ। और उसके कमान के बावजूद भी सिद्धारमैया ने पोल खत्म होते ही बयान दे दिया। तो इससे यह भी लगता है कहीं आपसी गड़बड़ तो नहीं है पार्टी में कहीं। और क्या होगा ये 12 बजे के बाद तय होगा। सिद्धारमैया क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। जैदी साहब, इसीलिए 2019 की आहट जो है लोगों को कर्नाटक से ही लगने लगी। अभी मध्य प्रदेश बाकी है, छत्तीसगढ़ बाकी है, राजस्थान बाकी है, लेकिन इसी को लोग कहने लगे भाई आहट मिल रही है 2019 की। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को येदियुरप्पा वर्सेस सिद्धरमैया ना बनाकर सीधे सीधे मोदी वर्सेस राहुल गांधी बना दिया गया। इसमें तो कोई शक है ही नहीं। समीर भाई, अगर मान लो खुदा ना खास्ता बीजेपी ये चुनाव हार जाती है कर्नाटक के अंदर, हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री सीट छोड़ेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा ना, ये तो हाँ। ये मान लिया जाए ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस का एक चीज जरूर कहूंगा, कांग्रेस 2 कदम आगे 4 कदम पीछे चली जाती है।
कांग्रेस की ये परेशानी और यही कांग्रेस के नुकसान का कारण बनता चला जा रहा है। आपको लगता है इस बयान के जरिए पीछे गई है कांग्रेस? मैं तो इस बयान को सिर्फ और देर से दिया गया बयान मानता हूं। अच्छा, बहुत देर हो गई बयान देने में, देना था तो पहले देते। अब इस बयान से क्या फायदा होने जा रहा है, ये तो कांग्रेस जाने क्यों दिया बयान। लेकिन कुछ चीजों पर सवाल जरूर उठाता हूं, क्या जो उठाना चाहिए। आपको भी एग्जैक्ट पोल दिखाने का अधिकार 6 बजे के बाद है। 6 बजे से पहले कोई चैनल एग्जैक्ट पोल नहीं दिखा सकता। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वही एग्जैक्ट पोल जो बाद में दिखाया गया, जिसपे हमने भी डिबेट की 6 बजे के बाद आके, वो 12 बजे से सोशल मीडिया में मौजूद था। तो उस पे एक तो कैसे भरोसा किया जाए? छोड़िए ना फेक एग्जिट पोल्स को, छोड़ दीजिए ना। 12 बजे मैं आ रहा हूं, नहीं उससे कहीं से उसे जोड़ रहा हूं। हाँ। क्योंकि अमित शाह जी ने ये ऐलान कर दिया है, टारगेट कर लिया है कि उन्हें 130 सीट मिलने वाली है। तो चुनाव आयोग भी, सोशल मीडिया भी, सारा का सारा उस बात को सत्य करने पे लग जाता है। नहीं तो दूसरे पक्ष को टारगेट करने से किसी ने रोका था क्या? आप 150 का टारगेट कर देते। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी 150 का कर देती। समीर भाई, क्योंकि अमित शाह जी ने कह दिया है और ये ब्रह्मा के अवतार हैं जो कह रहे हैं अब चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को भी और इन्हें सबको बिल्कुल हो जाना चाहिए। उनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट डेट भी फिक्स कर देते हैं कि साहब मैं तो इस दिन शपथ लूंगा। क्या बात कर तो भाई इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? जिस दिन अमित शाह ये टारगेट कर दे कि साहब फला दिन ऐसा होगा, और उसका नतीजा हुआ प्रधानमंत्री का बयान कि विपक्ष सावधान, मुझसे पूछ के बोले जो बोले, वरना भुगतने को तैयार रहे। आज का कहा विपक्ष को धमकाया है। मुझे तो आडवाणी जी का, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे तो आडवाणी जी का वो बयान याद आता है जब कहा था कि अगर ये प्रधानमंत्री बने और बन गए तो देश में फासिज्म की आहट आ गई है। यशवंत सिन्हा ने भी बोला है, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बोला है, ठीक है, किलोजियम के 5 जजों में से 4 जजों ने बोला है कि लोकतंत्र को बता लीजिए फासिज्म आ जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जब भी फासिज्म आएगा मुख्य द्वार से आएगा, और लोकतंत्र का मुख्य द्वार चुनाव है। अरे तो आप किसके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी किसके साथ? अश्विनी उपाध्याय साहब देखिए, लैंग्वेज का जिक्र हो रहा है एक बार फिर। मुझे लगता है आने वाले लंबे वक्त तक जिस तरह की लैंग्वेज इस बार कर्नाटक इलेक्शन में इस्तेमाल की गई है उसका जिक्र होता ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी, जिसमें मनमोहन सिंह भी शामिल है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, बाकायदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक बयान मैं कोट करता हूं, वो लिखा है कि ये मोदी है मोदी, लेने के देने पड़ जाएंगे कांग्रेस के नेताओं को। इस बयान का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ताकीद करें राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री ऐसे बयान ना दें। आपको लगता है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे तो आ जाएंगे लेकिन यह मुद्दा जिंदा रहेगा आगे भी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको समीर बता दूं कि कांग्रेस ने किया क्या है। कांग्रेस को अगर अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पे भरोसा था, सिद्धारमैया जी के काम पे भरोसा था, तो उसी काम के आधार पे उनको चुनाव में जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किया क्या, और बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा पाप इसके पहले हुआ नहीं था। समीर भाई, हिंदुओं में जो सबसे बड़े शिव के भक्त माने जाते हैं वो माने जाते हैं लिंगायत, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तिलक लगाते हैं और उसके बाद गले में भगवान शिव का शिवलिंग धारण करके रखते हैं। हमारा केदारनाथ, रामेश्वरम, जितने बड़े शिव के मंदिर हैं पूरे भारत में, वहां लिंगायत ही वहां के पुजारी होते हैं। इवन केरल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही लिंगायत पुजारी होते हैं। राहुल गांधी जो अपने आप को शिव भक्त कहते हैं मैं शिव भक्त हूं और जनेऊधारी हिंदू हूं, लेकिन कर्नाटक के लिंगायत को कहते हैं नहीं तुम हिंदू नहीं हो। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? मुझे लगता है डिवाइड एंड रूल के इससे ज्यादा खतरनाक कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। और ये कांग्रेस राधिका जवाब देना चाह रही है, बनने की छटपटाहट में वही काम कर रही है जो नेहरू जी ने 1947 में किया। 1947 धर्म के आधार पर होने वाला, और अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं। दलित बनाम पिछड़ा, पिछड़ा बनाम अगड़ा, अगड़ा बनाम दलित, और फिर दलितों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अरे क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है ये कांग्रेस? मुझे लगता है या ये धर्म अगर पीएम इसके बस में हो तो बताएंगे कि 4 साल में इनकी सरकार ने क्या किया। कांग्रेस का आप जरा देखो ना, प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा करती है, ये सेना अध्यक्ष पे सवाल खड़ा करती है, ये सीएजी पे सवाल खड़ा करती है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा करती है। कोई ऐसी संस्था है क्या? कोई भी एक एक करके प्लीज
जिसपे कांग्रेस सवाल करना, शोर मचाना, लोगों को लड़ाना, आरोप लगा दिया ना। अब जवाब तो ले लीजिए, आप ही का जवाब दे रही हूँ। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आप लोग चर्चा भी करें, जिस तरीके की भाषा, अभद्र भाषा प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल करी। अरे आप ये बताओ, अगर राहुल गांधी हिंदू है तो वहाँ के जो वहाँ के लिंगायत हिंदू कैसे नहीं है? इंसान क्या ऐसी भाषा? राहुल गांधी अगर हिंदू है तो वहाँ के लिंगायत अल्पसंख्यक कैसे हो गए? वो भी तो शिव के भक्त हैं, जैसे वो उनकी पार्टी कहती है। क्या वो इस तरीके की पार्टी जाके गली के गुंडे की तरह वो ऐसे किसी को धमका रहे हैं? कर क्या रहे हैं? लेकिन अश्विनी जी कह रहे हैं कि आपने भी मंदिर के दौरे करके ये साबित करने की कोशिश की कि भाई सबसे बड़ा हिंदू मैं ही हूँ। सिद्धरमैया ने भी कहा कि मेरे नाम में सिद्ध है, राम है, तो मैं भी सबसे बड़ा हिंदू, योगी से बड़ा हिंदू। शुरू से मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं और चर्च भी जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं शंकर का भक्त हूँ, हिंदू हूँ, और वो जो शंकर के पुजारी है लिंगायत, उनको कहते तुम हिंदू नहीं हो। धर्म के नाम से हम उनको बांटते नहीं है, ना हम देश में किसी को धर्म के नाम से बांटते हैं। अश्विनी जी, आप लिंगायत को हिंदू बोलते हैं, राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठाना, कर्नाटक का मुद्दा कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए अश्विनी जी। पहले ये क्लियर करें अश्विनी जी। समीर जी, मुद्दा इसीलिए है क्योंकि वहां पे ना डेवलपमेंट है, और सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार ने जहां जहां पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार थी वहां पे डेवलपमेंट को रोकने का काम किया है, बाधाएं डालने का काम किया है। ठीक है मोहम्मद इकबाल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल क्या है? इकबाल साहब रुक जाइए, एक मिनट। जेडीएस के सपोर्टर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, आपको क्या रुख अभी तक समझ में आ रहा है? जेडीएस के स्पोक्स पर्सन जिस तरह से दबी जुबान में ये बात कह रहे हैं कि भाई दलित सीएम बना, यानी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम बने तो जेडीएस का सपोर्ट होगा, क्या ये बात तय मानकर चली जाए अभी? नहीं, सबसे पहले गलतफहमी है, मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं जनता दल से कोई ताल्लुक है और ना ही कांग्रेस से ताल्लुक है। नहीं, जेडीएस को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये सीधी जी नहीं, मैं नहीं सपोर्ट कर रहा। हम लोग सपोर्टर हैं बिल्कुल, जैसा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उसी अंदाज से जनता दल को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे वोट जो है जहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है, आसार क्या लग रहे हैं जनता दल के, वहां पे उनको मदद करते हैं हम लोग। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अभी जो बहस हो रहा है दलित को जो बीच में आ गया या अचानक, ये गलत जो रिवायत डाली गई है। सिद्धरामैया को जो कर्नाटका के अवाम जो वोट डाले हैं वो डेवलपमेंट के लिए डाले हैं और उन्होंने तमाम जो जातों को साथ लेकर चले हैं। ये सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए, ना तो किसी दलित को छोड़े, ना तो किसी को लिंगायतों को छोड़े, ना मुसलमानों को, ना क्रिश्चियन, तमाम को जो है एक अमन अमान से जो है पूरे 5 साल हुकूमत चलाए हो। अगर खुदा ना खास्ता कल कुछ मेजॉरिटी कम आ जाती है, अगर येडियुरप्पा साहब को बनाते हैं तो पिछली की तरह 3 सीएम बनेंगे 5 साल के अंदर, पूरी हुकूमत बनेगी नहीं सबसे पहले। और सपोर्ट अगर जब जनता दल का लेकर कांग्रेस करेगी तो मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से अमन से और सुकून से हुकूमत चलाएगी और जो डेवलपमेंट का काम करेगी। ये जात बात की बुनियाद जो बातें उठ रही है ये नहीं है। ठीक है, तो आप भी वही बात कर रहे हैं कुल मिलाकर, जो बात जेडीएस ने की है, रिजल्ट आने के बाद कि ज्यादा आसार इस बात के लग रहे हैं कि जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए हंग असेंबली के, अगर आसार नतीजे होते हैं तो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, आप सारे लोग हमारे साथ बने रहें। तो देश की सियासत का मिजाज बदलने जा रहा है क्या दक्षिण का दरवाजा यानी कर्नाटक? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना जाइएगा। तो हम बात करें दक्षिण का दरवाजा क्या तय करेगा देश की सियासत का मिजाज, क्योंकि 2019 का जिस अंदाज में जिक्र हुआ, राधिका मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी की जीत की शुरुआत होने जा रही है, हम कर्नाटक जीतेंगे, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान और 2019 पीएम पद की दावेदारी भी उन्होंने पेश कर दी। तो क्या यह माना जाए कि भाई कर्नाटक से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है 2019 की, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस आपकी पार्टी? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो अन्ना भाग्य योजना हो, शीरा भाग्य योजना हो, फार्म लोन वेवर हो, नौकरियां हो, जो वादे मोदी सरकार ने
4 साल पहले इस देश की जनता से किए थे, जो पूरे नहीं हुए, कर्नाटक ने किए हैं। चाहे आप उसमें ई मार्केट सर्विसेज देख लीजिए, जिसको बिल्कुल कॉपी किया गया पूरे नेशन वाइड। तो डेवलपमेंट पे ये चुनाव लड़ा गया है और ये एक एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि हम देखते आए हैं 4 साल पहले एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक बलून आया था गुजरात मॉडल का, जिसको फोड़ दिया गया और उसकी सच्चाई सामने आई कि गुजरात मॉडल एक फेक मॉडल है। असलियत में जो मॉडल है वो कर्नाटक मॉडल है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने काम किया है। तो फिर कर्नाटक में चुनाव के दौरान गुजरात मॉडल, कर्नाटक मॉडल, इनका जिक्र क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक के चुनाव से कर्नाटक क्यों गायब रहा? हमने सिर्फ कर्नाटक में जो डेवलपमेंट करी उसके नाम पर चुनाव लड़ा है, उसको बार बार जनता के सामने घर घर लेकर गए हैं, चाहे वो छोटी रैली हो चाहे वो बड़ी रैली हो। और कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में, हमेशा एक टूटा फूटा मैंडेट आता है, जिस आप देखेंगे आज तक सिर्फ 2 ही बार स्टेबल गवर्नमेंट रही है। एक बार देवराज जी के टाइम पे और अब सिद्धरमैया जी के टाइम पे। और कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो आगे जाके भी एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगी, चाहे वो यहां हो, और अपने वादे पूरी कर पाएगी। कर्नाटक एक एग्जाम्पल रहेगा पूरे देश के लिए कि कैसे कांग्रेस अपने सारे वादे पूरे करेगी, जो भाजपा ने सिर्फ उल्लू बनाया है, सिर्फ जुमले दिए और उनके खुद ही के लीडर उनके हैं। चाहे वो दलित हो तो उनके खुद के एमपी आज उठ उठ के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पार्टी दलितों के खिलाफ है, अम्बेडकर जी के खिलाफ है। लेकिन ये बात तो सच है ना, चाहे राधिका कहें या फिर आप कहें कि भाई डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, तो ये बात तो कोई मानने के लिए तैयार होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे इस बार कर्नाटक चुनाव में हावी रहे उसके बेसिस पर तो यह कहा नहीं जा सकता। जमकर हिंदू मुसलमान हुआ, जमकर मजहब के आधार पर वोट मांगे गए। और अगर मुसलमानों का ही जिक्र हम कर लें तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान जो हैं वो 80% कांग्रेस के साथ गए, एक तरफा हो गया मुसलमानों का वोट, क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे दिए गए बीजेपी के लीडर्स की तरफ से। 2 स्टेटमेंट बड़े मशहूर हुए। एक पार्टी के आपके विधायक थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम वर्सेस भगवान का चुनाव है। एक ने कहा कि भाई टीपू सुल्तान के मानने वाले एक तरफ और हनुमान जी के मानने वाले एक तरफ। तो इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। तो आप लोग कैसे कहेंगे कि डेवलपमेंट था मुद्दा? नहीं, पहली बात तो चुनाव में जो ऑफिशियल लाइन होती है, पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, इसके अलावा पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कहता है, मुझे सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है। हमारा मैनिफेस्टो आप कर्नाटक का देख लीजिए, हमने कोई एक ऐसी योजना का वादा नहीं किया, कोई एक भी ऐसा हमने एक लाइन नहीं लिखा है कि नहीं हिंदू के लिए ये करेंगे, मुस्लिम के लिए ये करेंगे, ईसाई के लिए ये करेंगे। आप जरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, मैनिफेस्टो भी एक दिन पहले लाते हैं, उसको आप 80% हमारे से नकल मारते हैं। अरे सुनिए तो मैडम, कुछ किया ना आगे कुछ करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, इसलिए ठीक है, सुन लीजिए समीर भाई। जो सबसे मुख्य होता है चुनाव में वो होता है मैनिफेस्टो। हमने अपने मैनिफेस्टो में केवल और केवल जो योजनाओं की हमने बात किया वो सबके लिए किया है, कर्नाटक की सभी जनता के लिए किया है। इनका मैनिफेस्टो मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट कुछ चैलेंज हुआ है, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में यह है कि नहीं ईसाई के बच्चे को ये वजीफा मिलेगा, मुसलमान के बच्चे को ये वजीफा मिलेगा। अरे भैया, गरीब तो गरीब होता है, गरीब हिंदू क्या, गरीब मुसलमान क्या, गरीब ईसाई क्या, गरीब सिख क्या। आप गरीबों में भी गरीबों की परिभाषा अलग अलग कर रहे हो कि गरीब मुसलमान को 200 रुपए मिलेगा, गरीब ईसाई को 300 मिलेगा, गरीब हिंदू कुछ मिलेगा ही नहीं। ये कोई बात होती है क्या? आपको जब 2 महीने चुनाव रह गया तो आपको समझ में आने नहीं, ये लिंगायत तो हिंदू है ही नहीं है, ये तो लिंगायत अल्पसंख्यक है, ये बात ही आप करते हैं। मुझे लगता है कि समीर, अभी भी कांग्रेस उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पे जा रही है जो नेहरू जी ने शुरू किया था। इनको लगता है कि जैसे 1947 में इन्होंने अपना धर्म के आधार पर देश बांट के प्रधानमंत्री बन गए, इनको लगता है हिंदुओं को बांट के अगड़ा पिछड़ा करके, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करके, दलित अगड़ा, दलित पिछड़ा, पिछड़ा अगड़ा, ये जो गुड़ा भाग कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको समझ में नहीं आ रहा है। 21वीं शताब्दी चल रही है, जनता जागरूक हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया 1 मिनट के अंदर झूठ की पोल खोल देता है, उसके बावजूद आप उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस नहीं समझी तो अभी तो केवल इनके पास, कल के बाद इनके पास 2 सरकार बचेगी। अगर यही हाल रहा तो 2019 में ये पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। एक परिवार बचेगा, एक राहुल गांधी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो पहले कल पर रहते ना, कल क्या होने वाला है। देवराज सिंह साहब, लिंगायतों का मुद्दा जो जोर शोर से उठाया गया और एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा भाई, जो सिद्धरमैया साहब ने दांव खेला लिंगायतों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का, जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि 62% वोट लिंगायतों का अभी भी बीजेपी के खाते में जा रहा है और सिर्फ 16%
आ रहा है कांग्रेस के पास? देखिए, लिंगायत का जो वोट है वो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहा है और लिंगायत की जो परसेंटेज है वहां पर लगभग 17% के लगभग है और लिंगायत को माइनॉरिटी का स्टेटस कांग्रेस ने दिया। इस कारण जो लिंगायत का कुछ वोट जो जा रहा है, जो लग रहा है संभावना लग रही है, वो जा सकता है। लेकिन कितना जा सकता है ये हम इससे देख सकते हैं, जैसे जाटों को रिजर्वेशन दिया था जी, और उसी समय कांग्रेस सरकार ने दिया था और उसका जो रिजल्ट आया था उसका कोई इम्पैक्ट उसका नहीं था। तो वो इस तरह से कितना इम्पैक्ट इसका होगा। और दूसरा ये है कि हमें कर्नाटक की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। अनुसूचित जाति है उसका लगभग जो परसेंटेज है 18 से 20 के परसेंट है। उसी तरह से एसटी है उसमें 5% के लोग हैं। लिंगायत 17 के। कुर्बा एक कम्युनिटी है जिसके सिद्धारमैया जी हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, वो लगभग 12% है। और उसमें उसके साथ ही वोकालिंगा जिसमें ये जो आते हैं अपने कुमार स्वामी जी और ये देवगौड़ा जी, उनका है। तो ये पार्टियों का अपना अपना वोट आधार है। कांग्रेस का अपना है, बीजेपी का अपना है, जेडीएस का अपना है, तो ये बटे हुए हैं। माइनॉरिटी का 16% है, जो भी माइनॉरिटी का भी वहां पर आ रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उसका भी वोट परसेंट है। तो अब इसमें यहाँ पर जो लीडरशिप गई, सेंटर से जो लीडरशिप गई, जिसमें दोनों नेशनल पार्टियों के सेंट्रल लीडरशिप वहां पर इन्वॉल्व है जी, उसमें यूपी से सीएम जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उस क्षेत्र में काम करते हैं जिस कम्युनिटी कुर्बा कम्युनिटी है, जो सिद्धारमैया जी की कम्युनिटी है, वहां पर उसमें चांद लगाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी लिंगायत के लिए जो उस तरह से उसने एक जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया था उसने भी उस तरह के काम किया। तो यानी कुल मिलाकर कांटे की टक्कर। बिल्कुल बिल्कुल उसी बात को मैं कहना ठीक है। जैदी साहब, जहां तक मुस्लिम वोटर्स का सवाल है, जिस तरह के बयानात दिए गए, आपको लगता है कि मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में गया है? जिस जो एग्जिट पोल में नतीजे आए कि भाई 80 से 85% जो मुसलमान हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। देखिए, आपने आपके बयान में भी कहा था इस्लाम वर्सेस भगवान, लेकिन कर्नाटक के अंदर तो ये नारा देते हैं, लेकिन जब ये बंगाल के अंदर जाते हैं तो वहाँ स्थानीय चुनाव के अंदर तमाम मुसलमानों को टिकट दे दिया जाता है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। पूरे मुल्क में कहीं ऐसा नहीं देखा गया जो बंगाल में इन्होंने जा किया। वहां इसलिए किया कि वहां पे जो आज का जो वहां पे हिंसा हुई है उसमें मरने वाला भी मुसलमान है, मारने वाला भी मुसलमान है, और उस नीति के तहत उसे मतलब अब मुसलमानों को टिकट दे दिया बीजेपी ने, तो उसमें भी साजिश दोनों। आप देखिए ना, देखिए सुन लीजिए ना, वहां देखिए वहां नीति क्या है। कह रही कि हमारा कार्य करता है, लेकिन वहां मरने वाला भी मारने वाला दोनों मुसलमान है। उससे पहले उसका कार्यकर्ता नहीं था, वहां तलाश रहे हैं। तो खून के ऊपर राजनीति यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने टिकट देंगे, कर्नाटक में देंगे, नजर नहीं आते। कोई मुस्लिम प्रेम वहां नजर नहीं आता। मैं कुछ और की तरफ इशारा करना चाहता हूं। पहली बार आपने देखा होगा चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन होता हुआ देखा चुनाव के अंदर। चुनाव की प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नेपाल चले जाते हैं और वहां से सीधा प्रसारण करते हैं। कांग्रेस सोती रहती है। जब विपक्ष दूसरा आपत्ति करता, हम कहते हैं जब कांग्रेस ने तो सवाल उठाया बाद में मेरे बयान आने के बाद में जब चुनाव भाग जाती है तो कांग्रेस की एक कमजोरी है। बीजेपी की क्वालिटी में यहां बता देता हूं, और ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा। बीजेपी मुल्क के अंदर गंजे को कंगा बेच रही है और वो बिक रहा है, और उसकी झूठ की नीति वो चल रही है। वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो गंजे को कंगा बेच रहे हैं। जब तक विपक्ष को गंजे को सर पे बाल उगाने वाला नहीं उगाने वाला तेल नहीं मिलेगा, इतने विपक्ष का नुकसान होता रहेगा। और कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये 2 कदम आगे, 3 कदम पीछे। वाजपेयी साहब ऐसा ही है क्या? मतलब नेताओं ने तय कर लिया कि बेवकूफ बनाकर ही वोट लेंगे। गुजरात है क्या? समीर भाई, मुकम्मल बात कर रहा हूँ। गुजरात चुनाव बीजेपी नहीं जीती थी, कांग्रेस हारी थी। और यहाँ भी अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी नहीं जीतेगी। भाई सरकार किसकी बनी? एंड में ये देखा जाता है। एकता करने में नाकाम, सरकार बनाने में तो नाकामयाब रहे ना। देखिए, अभी हमारे भाई कह रहे हैं विपक्षी एकता की बात। विपक्षी एकता कैसे होगी
जब ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे, कांग्रेस इनको क्रिटिसाइज करेगी, कांग्रेस ममता के वहां चुनाव लड़वाएगी, कैंडिडेट खड़े करेगी, तो ये तो भूल जाइए कि विपक्षी एकता होगी, क्योंकि इनके अंदर मतभेद इतने हैं, राइवल पॉलिटिक्स है, कॉमन एजेंडा नहीं है, कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। और पिछला इतिहास देखिए, पिछला इतिहास देखिए, आप छोड़िए इसको। गठबंधन का नेता कौन होगा? कर्नाटक पे अभी हमारी बहन राधिका जी कह रही थी कि डेवलपमेंट के एजेंडे की बात की है। अगर डेवलपमेंट की आपने एजेंडा चलाया होता तो ये लिंगायत को बांटने की बात कहां से आती, सेपरेट झंडे की बात कहां से आती, या मेट्रो स्टेशन पे हिंदी बोर्ड हटाने की बात कहां से आती? तो ये गुमराह मत करिए। डेवलपमेंट एजेंडा आपको ही चलाना था, हमको नहीं चलाना था, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी है, आपने अपना अकाउंट देना था उनको, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वो कल रिजल्ट बताएंगे। लेकिन एक बात बड़ी तय है, मोदी के सामने कौन खड़ा होगा ये आज तक आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास 20 राज्यों में सरकार नजर आ रहा है सर, और अभी गुजरात में बनी और अब कल कर्नाटक में भी बनेगी। आप लोग आपस में लड़ते रहिए, पॉजिटिव एजेंडा मत दीजिए, सिवाय मोदी को क्रिटिसाइज करने का आपके पास कोई मोदी जी को और जनता जो है ना, इस बुलावे में आने वाली नहीं। ठीक है, मोहम्मद इकबाल साहब आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट के एजेंडे पर बात हुई क्या इन चुनावों में, या फिर जो जैदी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिसी यानी नीति जो है वो गायब हो गई, नेता पर बात होती रही? नहीं, एक बात है, कर्नाटक के अवाम जो है डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट दिए हैं, और ये खामखा की जो बातें उलझाए हुए हैं, दलित लिंगायतों का जो मामला सिद्धरामैया ने नहीं उठाया, बल्कि 20 साल से पहले से उनका डिमांड है कि वो लिंगायत हिंदू नहीं है, उनका जो है माइनॉरिटी है, वो लिंगायत है, वो बसवा को उनके अच्छा तो चुनाव से ठीक है पहले ही याद आई को मानते हैं, उसी पे चलते हैं। हम लोगों को हिंदू का टैग मत दीजिए, 20 साल से उनका डिमांड था ये, 20 साल के बाद आज जो है सिद्धरामैया ने उनके ख्वाहिश को, उनकी जो डिमांड थी वो उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश की है उन्होंने। अगर ये कोशिश करने से सिर्फ उनके सारे वोट आ जाएंगे, ये नियत नहीं थी शायद, मैं समझ रहा हूँ। जो भी डेवलपमेंट जो कर्नाटका में हुआ है वो, लेकिन इकबाल साहब अगर चुनावों से ऐन पहले ये फैसला लिया जाता है तो इसे किसी की ख्वाहिश पूरी करने की मंशा नहीं बल्कि चुनावी दांव कहते हैं। बिल्कुल नहीं समीर, बिल्कुल नहीं। पिछली करोड़ों रुपए का जो घपला हुआ है, जो माइनिंग का जो मामला 2 लाख करोड़ रुपए का घपला हुआ है, और जो जेलों को गए हैं, ये सब का डेवलपमेंट है। ये गरीबों के, कर्नाटक के अवाम गरीबों का माल है जो हड़प कर गए। अब जो कर्नाटका में सिद्धरामैया हुकूमत जो बनाई 5 साल अमन से, पूरे गरीबों का हक तमाम को बराबर साथ लेकर चले, और उन्हीं को जो है मेरे ख्याल से मैंडेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो सिद्धरामैया और जेडीएस साथ साथ नहीं चल सकते ना। ये बात आप दोनों के सपोर्टर हैं, तो आपको ये बात बार-बार आ रही है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस के सिवाय हम लोग किसको वोट देंगे कर्नाटका में? दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है ना। ये टिकट नहीं दी ना बीजेपी हमारे वास्ते में, तो हम लोग जो है काउ स्लॉटर बिल जैसे आए पास करे, ये तमाम ये दलितों का ये सब खाने सवाल तो सुनिए। अब हम फिर चाह रहे हैं कि हम लोग उन लोगों को वोट आप दोनों पार्टियों के सपोर्टर हैं, जेडीएस के भी और कांग्रेस को के भी, तो आपको ये बात तो बखूबी पता है ना कि सिद्धरामैया अगर सीएम बनेंगे तो जेडीएस का सपोर्ट हासिल नहीं हो सकता। नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं पे हम लोग जो ये समझकर मदद सपोर्ट कर रहे थे कि सिद्धरामैया जीतेंगे, कल ये मालूम हो जाएगा पूरा खुला। अगर नहीं है तो उसके सिवाय सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं है, बल्कि मुनियप्पा का भी नाम है और परमेश्वर का भी नाम है। परमेश्वर पार्टी को बनाने में दलित बड़े लीडर हैं, वो जी परमेश्वर, उनका नाम आना चाहिए, उनका भी नाम आना चाहिए। और मुनियप्पा जो है सीनियर लीडर हैं, अश्विनी उपाध्याय साहब आना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय साहब आप जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी पूरी लिस्ट तैयार करके बैठी है, पहली बात तो कि भाई किसको नाराजगी है, सबकी नाराजगियां भी दूर होंगी, लेकिन सरकार किसी भी तरह से बनाएंगे। इस बार सीधी चुनौती मिल रही है, बड़ी चुनौती तो मिल रही है आपको कर्नाटक में। नहीं, 9:45 बज रहे हैं समीर भाई, और कल 9:45 बजे मुझे लगता है 12 घंटे और टाइम बचा है, और ज्यादा से ज्यादा 12-13 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कौन बनेगा सीएम, एक इंडिकेशन मिल जाएगा जी। एक तो मैं आपको बता दूं, शायद उनको जानकारी का अभाव है, अगर किसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, राज्य सरकार नहीं तय कर सकती भारत के संविधान के अनुसार, ये केंद्र सरकार तय करती है। राज्य सरकार केवल रिकमेंडेशन दे सकती है।
तो अगर वास्तव में इनको करना था तो जब इनकी कर्नाटक में भी सरकार थी, जब इनकी केंद्र में भी सरकार थी, तो समय क्यों नहीं दे दिया? को हिंदू बनाना है, 20 साल से उनकी डिमांड है। अगर 20 साल से लिंगायत की डिमांड है तो 10 साल तक तो इनकी केंद्र में तो आप ही हैं, तो चुनाव से पहले घोषणा कर देते। अरे सुनिए, हम लिंगायत का जो कहना चाहिए, जो प्रपोजल आया राज्य सरकार का, उसे नहीं मानेंगे, हमने हिंदू ही बना के रखेंगे। तब तो आपने हिम्मत नहीं दिखाई। अब बड़ी दिक्कत तो यह है कि मुझे समझ में नहीं तब आ कह रहा, देते सब ना, बोले बोले चलनी बोले, इसमें तब 32 कह देते ना, अब ये आप हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। से पहले हम तो समझ में आ रहा है, कर्नाटक के चुनाव में मास्टर हम ये प्रपोजल नहीं मानेंगे। मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस। ये आज ऐलान करें आप, मतलब आप मास्टर स्ट्रोक लगाएं और वो स्ट्रोक भी ना लगाएं। स्ट्रोक को रोके ना, वो बैटिंग ना करें। कमाल है भाई। आप मास्टर स्ट्रोक लगाएं और वो स्ट्रोक भी ना लगाएं, आप ये चाहते हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं फिर सियासत। नहीं, आज ऐलान कर देना, आप कर दें। की समस्या ये है हम कि ये प्रपोजल नहीं मांगेंगे, पार्टी के लोग रोज और हम हिंसा करते लिंगायत हैं। को हिंदू मानेंगे, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देंगे। केरल में आज ऐलान करें। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी ने इस मांग को खारिज कर दिया। ये बात समझ में नहीं आती सिद्धरामैया है। की इस मांग को खारिज कर दिया है बीजेपी ने कुल मिलाकर। हम उस दिन ये मानेंगे सभी लबोलुआब जिस है दिन केंद्र सारे सरकार बयानों से इस प्रपोजल को रद्द किया जाएगा, बस वो हम नहीं उस दिन हुआ। मानेंगे। बस वो नहीं हुआ। मैं देवराज सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे इस बार अरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, भैया ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कौन। मैं जो पुराना रिकॉर्ड देख रहा था तो 1978 में 71.90% रही थी मतदान की, लेकिन इस बार 72% से भी ज्यादा पहुंच गया। ये क्या दिखाता है? ये क्लियर मैंडेट दिखा रहा है या हंग असेंबली के आसार जता रहा है? देखिए, जहां पर भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो किसी पार्टी को वोट ज्यादा मिलता है, जहां गिरता है तो फिर उस तरह की पोजीशन रहती है। जहां भी वोट परसेंटेज वैसे ज्यादातर हुआ, वर्तमान सरकार पुनः स्थापित होती है। दूसरा ये उसका पोजीशन बढ़ता है। बीजेपी जहां पर भी वोट परसेंटेज बढ़ा उसका श्रेय बीजेपी को गया। जैसे यूपी में इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन में जो परसेंटेज बहुत गिर गया था, उस परसेंटेज गिरने से वोट परसेंटेज जो होता है उस तरह से बढ़ता है। लेकिन पार्टी यहाँ पर एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है और जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, दोनों में अंतर है। 2004 से लेकर अभी तक बीजेपी वहां पर सबसे ज्यादा सीटें लेती है। तो यानी 2009 में भी, 2014 में भी बीजेपी वहां पर 17, 18 और उस तरह से 17 सीटें ले रही है। तो ये जो वोट परसेंटेज है पार्लियामेंट का अलग है और विधानसभा का अलग है। तो उस स्थिति में जाति आंकड़े बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है राधिका, किस तरह से आप देखती हैं 72% वोटर टर्नआउट ये क्या कह रहा है? ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कर्नाटक की जनता अपना विश्वास और बढ़ चढ़कर कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए, डिवाइसिव फोर्सेस को हराने के लिए सामने आई है। और येड्डी रेड्डी जिस तरीके से इस प्रदेश को लूटे हैं पिछली बार, और एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस की सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट देगी, तो कर्नाटक की जनता जोर शोर से आई है और कांग्रेस को वोट दिया है। मतलब आप कह रहे हैं 5 साल में इतना अच्छा काम कर दिया सिद्धरामैया ने कि कोई एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं और बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बिल्कुल भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हुई है, नौकरियां मिली हैं, गरीबों को खाना मिला है, बच्चों को दूध 5 बार हफ्ते में मिल रहा है, लोन वेवर फार्मर का, किसान का हुआ है, जो पूरे देश में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए जनता मोदी जी को और भाजपा को आईना दिखाएगी कि देखिए अब आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना बंद करिए। अपनी 4 साल की रिपोर्ट कार्ड 24 तारीख पास ही है, 4 साल की रिपोर्ट कार्ड देने का समय आ गया है। और सबसे पहले गिफ्ट में उनको यही, क्योंकि उनको जवाब, जैसे मैंने कहा, उनको जवाब नहीं मिले मोदी जी से, तो खुद ही वो जवाब देंगी मोदी जी को जनता, कांग्रेस को वापस दोबारा चुनकर। वाजपेयी जी, मजे की बात सबसे ज्यादा ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मजहब के नाम पर बांटने का काम किया गया है। इस बार ये खासियत रही। लेकिन हमारा तो कहना यह है कि अगर कांग्रेस इतना ही डेवलपमेंट की एजेंडे पे चलने वाली थी तो क्यों नहीं बनाया इशू? मान लो बीजेपी नहीं बना रही थी, बीजेपी डाइवर्ट कर रही थी, तो आपको तो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। आप क्यों नहीं रहे स्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में? अब यहाँ तो आप बोल रहे हो, लेकिन पूरे चुनाव में किसी ने इस एजेंडे की तरफ नहीं गया कि हमने ये काम किया है। अगर ये किया होता तो आज सिद्धरामैया जी को ये कॉन्फिडेंस उनका लूज नहीं होता और ये नहीं कहना पड़ता कि हम दलित मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो मैं अपने आप को विड्रॉ करने की भी सोच सकता हूं।
देखिए इसके पीछे भी साजिश है। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश ये है कि दलित के नाम को यूज करने का इरादा राहुल गांधी रखते हैं। नहीं तो अब क्या यूज करेंगे? अब तो 2019 का टारगेट लेके उन्होंने खुद बोला कि मैं 2019 में प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वही ख्वाब सजाए हुए दिल में लेके दलितों का सहारा लेना चाहते हैं, जबकि हकीकत में दलितों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया 60 साल में। ये प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बता दें ये क्या किया है। 2016 में अगर SC/ST एक्ट को स्ट्रॉन्ग किया था तो बीजेपी के गवर्नमेंट ने किया था। और कांग्रेस से पूछिए क्या रिव्यू पिटीशन लगाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में? पूछिए कांग्रेस जवाब दे इस बात का। आज तक नहीं लगाई है, ये बीजेपी ने ही लगाई है और बीजेपी का स्टेटमेंट आज भी आया। राधिका, क्या कॉन्फिडेंस लूज करना इसे माना जाए? बिल्कुल नहीं। सच्चाई फिर क्यों ये बात उठाई गई कि भाई दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा? समीर जी, हमने ये पूरा चुनाव सिद्धरमैया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा है और उनके काम पे, उनके डेवलपमेंट पे लड़ा है। उनसे एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब सिद्धरमैया जी ने दे दिया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का एक हाइपोथेटिकल उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि उन्होंने फिर कि अगर ऐसी नौबत आई तो मेरे लिए पार्टी पहले है, मेरे लिए सत्ता का प्रेम पहले नहीं है। ये प्रूव होता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए और सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इकबाल साहब बैंगलोर से 10 सेकंड लास्ट कमेंट जल्दी से, वक्त खत्म हो गया। साहब समीर अब्बास साहब, जो सिद्धरामैया का ये बड़पन है कि एससी को भी जो 20 में जो सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि 19 जो है सिर्फ बैकवर्ड क्लास दलित और लिंगायतों के हुए हैं। उनका बड़पन है कि क्यों ना उनको भी मौका दिया जाए, इसलिए मैं जो है विड्रा करने के लिए तैयार हूं, उनकी जगह खाली करने के लिए तैयार हूं। इस दलित को जो है, चलिए अब ये बड़प्पन है या जोड़ तोड़ की सियासत है, कल सारी बातें साफ हो जाएंगी। 10 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और न्यूज 18 उर्दू पर लगातार पल पल की अपडेट कल हम आपको देते रहेंगे। तो कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की रात जो है वो कयामत की रात है। बहुत इंतजार है सबको कांग्रेस और बीजेपी की इस बार किसकी सत्ता होगी कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक से जीत का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है कांग्रेस की, यह दावा कर दिया राहुल गांधी ने। तो कल देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 18 उर्दू। शब बखैर।